इलेक्ट्रॉन्स का डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और लूप के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि एक लूप का फील्ड उसकी एक्सिस पे कितना होता है बच्चों, एट अ डिस्टेंस x। याद रखवाने के लिए मैंने कहा था इट इज 2km बाई r क्यूब। r इज दिस और ये इसका रेडियस लेट्स से a। इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो कोई दिक्कत नहीं है, n टाइम्स करेंगे हर चीज। ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप ऑन इट्स एक्सिस। तो क्या था वो, 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई, m के बदले में n इंटू आई इंटू पाई ए स्क्वायर लिखूंगा और r के बदले में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 लिखता था। ठीक है, दिस वॉज आवर फॉर्मूला इन जनरल बच्चों। ठीक है कि नहीं। एन आई ए को हमने क्या बोला फिर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैंने कहा अगर लूप मान लो छोटा माने हम, एक आइडियल डाइपोल के हो गया वो हमारे लिए, और उसका एक डाइपोल मोमेंट होता है। उस केस में ए को हमने इग्नोर कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स काफी लार्ज है, ए छोटा है, तो यहाँ एक्स क्यूब बना था। दैट वाज द डाइपोल फील्ड। ठीक है कि नहीं। आई थिंक ये राइट करना पड़ेगा, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ अ लूप। फिर मैंने कहा था कि हम एक लूप को क्या मानते हैं, एक मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर, छोटे लूप को स्पेसिफिकली। बाकी ये तो के, चलो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम के म्यू नॉट बाई 4 पाई, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वगैरह वगैरह जो भी। तो ये हमने किया था जब हमने लूप का फील्ड निकाला, तभी मैंने बता दिया था बाय द वे। ठीक है, अब ऐसे लूप्स कई बार बन सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है इलेक्ट्रॉन। अगर हम न्यूक्लियस लें और इलेक्ट्रॉन कहें कि भैया अराउंड घूम रहा है ऐसे ऐसे, हालांकि ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है, बट किसी हद तक फाइन। जो एटम की एक पिक्चर है हमारे पास, उसमें ये पॉसिबल माना जाता है। क्लासिकल पिक्चर क्या बोलते हैं बच्चों इसको, क्लासिकली मींस भाई ये घूम रहा है तो इसको कोई पकड़ के घुमा रहा है यहाँ पे, दैट्स द आइडिया। ठीक है कि नहीं। सिंपल फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस घूमता है। दिस वाज एन आइडिया। जब आप बोर्स थ्योरी पढ़ोगे उससे पहले, या इवन बोर में भी, बोर्स थ्योरी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की है वो यही चीज को लेके कहती है कि जी एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। क्या बोलता है वो, इट रिवॉल्व्स इन ए गिवन ऑर्बिट। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। बट ऐसा सच है कि नहीं, लेटर ऑन का क्वेश्चन है। फिलहाल हम इतना ही बोलेंगे कि ठीक है। तो मेरे बच्चों, अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तुम्हें याद है हमने इलेक्ट्रॉन घूमने वाली एक करंट निकाली थी। दैट मीन्स इट्स नथिंग बट अ करंट इन अ सर्कल। तो करंट अगर हो सर्कुलर वे में तो वो कैसा लगेगा। ठीक है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं एज पर द क्लासिकल पिक्चर ऑफ एटम, ठीक है, जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं एटम के अंदर, वो प्रोड्यूस करते हैं उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, उसका मैग्नेटिक, बिकॉज एवरी डाइपोल हैज अ फील्ड इन इटसेल्फ। समझ गए मेरी बात की नहीं। ओके, तो हम इस चीज पे चलें तो सबसे पहले मैं लिख दूं इट इज 2km बाई एक्स क्यूब। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। मैंने खत्म ऑन इट्स एक्सिस। इसका हमने कुछ नहीं करना है, इसमें m कितना है, I इंटू ए, करंट इंटू एरिया। अगर एक हमारे पास एक एटम है जिसका एक न्यूक्लियस है, जिसके अराउंड लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसकी वजह से करंट ऐसा होगा, I कितना होगा, E बाय टी। सही बात है कि नहीं, चार्ज बाय द टाइम पीरियड। ये हमने पिछली उसमें किया था, क्वेश्चंस में किया था, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में किया। नाउ टाइम पीरियड t कैन बी एक्सप्रेस्ड एज E बाई 2 पाई r डिवाइडेड बाय स्पीड। सही बात है कि नहीं। दिस इज करंट। ओके, करंट को लिख दूं मैं यहाँ पे, करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एटम इज E by this, that is EV by 2 pi r, that is equal to I। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन का, इस एटम का जुड़ा हुआ, इनटू एरिया, EV by 2 pi r into pi
आर स्क्वायर बच्चों, पाई और पाई खत्म, आर एंड आर भी खत्म, तो दैट इज ई बाई टू इंटू वी आर। अगर मैं मास इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करूं और मास इलेक्ट्रॉन का डिवाइड करूं तो ये क्या बनेगा? व्हाट इज एम वी आर? मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। क्लास 11th में जाओ वापस। एंगुलर मोमेंटम, वेरी गुड, शाबाश। So that's your angular momentum. नोट तो नहीं करना था, नोट कर लो, नोट कर लो। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूंगा, पहले लिख लो। ठीक है, मैं लिखता हूं ये m इज इक्वल, हालांकि m म्यू यूज किया है आपकी बुक में, बिकॉज हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी साथ लेना पड़ता है। ठीक है, इफ यू वांट मी आई कैन चेंज दैट टू, लेट्स रिप्रेजेंट इट बाय इट्स एक्चुअल symbol, that is mu is equal to E by 2m E, electronic mass, into m v r। तो कुल मिला के मैं कहूँगा ठीक है यार, म्यू इज इक्वल टू, अगर मैं वेक्टर यूज करूं तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो मुझे एक नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा, समझ रहे हो क्यों? इनटू एंगुलर मोमेंटम। आई विल एक्सप्लेन दिस वन, नेगेटिव कहां से आ गए बताओ। देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन लेट्स से यहां जा रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम बाहर होगा, क्या होगा? लेकिन करंट किधर होगी? करंट उल्टी चलेगी बच्चों, और करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहां होगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर को होगी? अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज इज मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम। ठीक है कि नहीं? एंगुलर मोमेंटम जो भी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक मोमेंट उसके अपोजिट में होगी फॉर अ नेगेटिव चार्ज। अगर आप इसको ऐसे ना भी लिखें, आप ऐसे लिखो, इट्स इक्वल टू माइनस ई बाई टू एम ई इंटू, ऐसे लिख सकते हो, तो आपको याद आ जाएगा कि यार ये नेगेटिव चार्ज इस वजह से ऐसा हुआ है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी, नोट कर सकते हो। बच्चे इसमें एटम वाली बात कुछ भी नहीं है, अगर आप ध्यान दो ना, मैंने क्या एज्यूम किया, यार एक चार्ज जैसे ऐसे नेगेटिव चार्ज घूम रही है तो उससे जुड़ा हुआ एक करंट है जिसका एक मैग्नेटिक मोमेंट है, सही बात है कि नहीं? तो दिस फॉर्मूला माइट बी टेकन एज टू बी वैलिड फॉर एनी चार्ज। कोई भी चार्ज है उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, अगर उसमें चार्ज q बाई टू उसका मास ऑफ चार्ज है इनटू उसका एंगुलर मोमेंटम, यानी कि अगर एक चार्ज q ऐसे घूम रहा है तो उसकी वजह से एक करंट भी ऐसा होगा और एंगुलर मोमेंटम भी उधर ही है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी उधर ही है। तो मैग्नेटिक मोमेंट के सीधे सीधे किस कैसे लिख सकते हैं हम? q by 2m into angular moment of the particle. Every particle that is rotating in a circle, let's say very small circle, then with a velocity and whatever with an angular momentum can be written as this, उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये कभी कभी काम आएगा, जैसे बताओ कब बच्चों?
सपोज आपसे मैं क्वेश्चन दे दूं कि एक स्फीयर है, उस पर स्फेरिकल मतलब सरफेस चार्ज है और वो घूम रहा है, तो आप उसका क्या करने वाले हो, मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, ऐसे, ठीक है। या मैं एक काम करूं, मैं एक सिलेंडर दे दूं आपको बच्चों, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये सिलेंडर ऐसे घूम रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जा सकता है सिंपली इस तरीके से, चार्ज बाय मास एक तरह से मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर मोमेंटम। कैसे क्या करना, आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स राइट नाउ, छोड़ो उसको, क्वेश्चन कैसे करना है दैट्स नॉट द पॉइंट। व्हाट आई एम सेइंग इज, कुल मिला के अगर एक चार्ज घूम रहा है तो उसके साथ एंगुलर मोमेंटम तो है ही है, तो साथ ही साथ क्या बन के आ जाएगा उसके साथ, मैग्नेटिक मोमेंट भी जुड़ा रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इफ देयर इज अ चार्ज रोटेटिंग, बात खत्म। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो दिस इज फॉर एनी चार्ज फॉर दैट मैटर। लेकिन अगर हम एटम की बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, या ध्यान रखना, ये बोर्स थ्योरी में है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद, ये 11th क्लास में। बट मैं बता दूं, जो मैग्नेटिक मोमेंट, जो एंगुलर मोमेंटम है एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर, मैं ये बाहर नहीं कह रहा हूं। ओके, मैं फिर से समझाऊं, अगर मैंने एक चार्ज उठा के घुमाना स्टार्ट किया तो उसका एंगुलर मोमेंटम में शायद कुछ भी रख सकता हूं, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन है एक एटम के अंदर है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ भी नहीं हो सकता। इट कैन ओनली बी NH/2 पाई। याद आया कि नहीं आया ना, कि नहीं याद आया सुबीर? ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इन एन एटम, मेरे बच्चों, इन एन एटम एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, यानी कि आप कोई भी एंगुलर मोमेंटम रखेंगे ऐसा नहीं होगा, है ना। इट हैज सर्टेन वैल्यूज, और कितना होता है वो, NH/2 पाई। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके फाइन, दिस इज वेयर क्वांटम फिजिक्स स्टार्टेड एक्चुअली। बोर्स थ्योरी में एक क्वांटम पोस्टुलेट ये भी होता है कि भाई एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज क्वांटाइज्ड। बच्चों ये बात समझने की जरूरत है, कहीं ना कहीं अजीब सी है हमारी दुनिया, जहां पे एटम के अंदर माहौल बदल जाता है। ठीक है, जो चीज हमारे लिए एटम के बाहर सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, वही चीज एटम के अंदर क्वांटाइज्ड होगी, पार्टिकलाइज होगी, एक तरह से पैकेटाइज होगी। पार्टिकल तो मैंने गलत बोल दिया, पैकेटाइज होगी, पैकेट्स में होगी, यानी कि आप उसकी वैल्यू, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो सकती, या तो H/2 पाई होगी, या 2 टाइम्स H/2 पाई होगी, या 3 टाइम्स होगी, दैट्स इट। इट कैनॉट हैव 1.5 H/2 पाई, नहीं जी, ये नहीं हो सकता। ये मैग्नेटिक, ये एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट कर नहीं सकता इनसाइड एन इलेक्ट्रॉन, इट्स इनसाइड एन एटम। ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो मैं ये कह रहा हूं, अगर मेरे पास एक चार्ज है तो आई कैन से इट हैज एन एंगुलर मोमेंटम Q/2m, Q/2m of that charge in its angular momentum MVR, that its magnetic moment। लेकिन अगर यही चार्ज एटम का पार्ट है, एंगुलर मोमेंटम, सही बात है, अभी भी वैलिड है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम हैज अ स्पेशल कंडीशंस अप्लाई, दैट इज इट इज क्वांटाइज्ड। ये यूं ही नहीं हो सकता, ठीक है कि नहीं, इसकी सर्टेन वैल्यूज ही अलाउड है। उसके पीछे क्या स्टोरी है, वी शैल स्टडी इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, 13th की 14th चैप्टर है हमारा वो। एनीवे, तो इलेक्ट्रॉन की बात जहां तक है बेटे, एक एटम के अंदर, तो NH/2 पाई अगर मैं रख दूं इसमें, तो आई विल हैव मैग्नेटिक मोमेंट, इसको लिखते हैं -E/2m इंटू NH/2 पाई, दैट इज -EH/4 पाई m इंटू n। और इसको ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं है? क्यों क्वांटाइज्ड है? आप n की वैल्यू मान रखोगे तो ठीक है, 1.5, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, सो ऑन सो फॉर्थ। नेगेटिव साइन से घबराए नहीं, सिंपल एन आइडिया बिहाइंड कि भाई इलेक्ट्रॉन उल्टा चलेगा करंट के हिसाब से।
ठीक है। जो एंगुलर मोमेंटम होता है एक इलेक्ट्रॉन में एटम के अंदर, वो होता है बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट इन ऑर्बिटल, राइट। तो वही जनरली डिफाइन हम म्यू एल, एंगुलर मोमेंटम से जुड़ा ये रहने ही दो बच्चों। ये जो क्वांटिटी है इसको बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? यू कैन सी ये चार्ज और उसके मास पे डिपेंड करता है, ना कि किसी और चीज पे। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात है तो E/m(e) 2 टाइम्स, दिस इज नोन एज जायरो मैग्नेटिक रेशियो। कभी पूछ दे कोई तो दैट शुड नॉट स्किप। लेकिन ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये कौन सी है? ऑर्बिटल। क्या बेटे? ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। ओके, याद है तुमको एल की वैल्यूज क्या होती थी क्वांटम नंबर्स में? 0 से n-1, याद है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n है, l होता था 0, 1 अप टू n-1। फिर उसके बाद क्या होता था? m की वैल्यू माइनस, मतलब इसके लिए सपोज -1 थ्रू 0 टू +1, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा क्या क्या केमिस्ट्री में करते हैं ना। और स्पिन की होती थी +-1/2। दिस क्वांटम नंबर इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्लियर है कि नहीं? ओके, ये ऑर्बिटल मतलब कौन सा ऑर्बिटल है उससे जुड़ा हुआ क्वांटिटी है ये। सही बात है कि नहीं? ऑर्बिटल, ये जो छोटा एल लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब इसको अगर इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें, व्हाट इज द मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम? नॉट आउटसाइड एक्चुअली इलेक्ट्रॉन हमें कैसे मिलेगा वो बात अलग है। इट्स डिफिकल्ट टू अरेंज एन इलेक्ट्रॉन अदरवाइज। ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि हम अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बड़ा खेल रहे होते हैं घरों में अपने, ऐसा नहीं। सही बात है। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज एन क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम एंड हैज अ क्वांटाइज्ड मैग्नेटिक मोमेंट। दैट मीन्स मिनिमम कितना हो सकता है इसमें? जब हम 1 वैल्यू रखेंगे तो बचेगा क्या? EH/4πm। तो मिनिमम इज EH/4π। बच्चों इसको बोलते हैं, इसको नाम दिया गया है बोर मैग्नेटन। ये कितनी क्वांटिटी है बेटे? ये बोर मैग्नेटन, इसकी एक वैल्यू होती है, मैं लिखवा देता हूँ, 9.27 10⁻24। इनको वैल्यू रखते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज द लोवेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट an electron can have as per this idea. ये सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन का ही होता है। ठीक है कि राइट? समझ पा रहे हो? टफ तो नहीं लग रहा है? बच्चों कई सारे आपके मिथ हो सकते हैं दिमाग में, जैसे इलेक्ट्रॉन स्फीयर फील होता होगा आपको, है ना? होता है ना? तुम्हारे मन में अगर मैं इलेक्ट्रॉन पूछूं तो व्हाट इज द पिक्चर? इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ गोला। देखो इट्स वेरी सिंपल, एटम गोला। बट क्या ऐसा होता है? नोबडी नोज, आई डोंट नो, वी डोंट नो। ठीक है, वी माइट मे बी लेटर ऑन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। मिस्टीरियस, वर्ल्ड इज वेरी मिस्टीरियस, फिजिक्स बहुत अजीब है इस दुनिया की। तो जो इलेक्ट्रॉन है, कि जो इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों, उससे कहते हैं कि देयर इज अनदर मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड, दैट्स नोन एज इंट्रिंसिक। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, जो कि इतनी ही होती है जितनी हमने लिख दी अभी। ठीक है, या उसको आप स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हो। इसे स्पिन लिख दिया, बस फंस गए, आ गए हमारे दिमाग में कि भाई ये स्फीयर है और ये स्पिन हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, नो, इट इज अ मिस्टीरियस मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आप में अगर चाहो तो मैं फिलहाल इतना ही बोल सकता, इट्स अ इंट्रिंसिक, इसके अंदर ऑलरेडी है। कैसे है, क्यों है, वी डोंट नो। क्लियर है कि नहीं? क्या इस वजह से कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है खुद? एक होता है ना ऐसे घूमना। अर्थ क्या करती है? अर्थ रिवॉल्व करती है और साथ ही साथ
स्पिन भी करती है, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या है बच्चों, वी हैव नॉट बीन एबल टू सी एन इलेक्ट्रॉन, वी हैव ओनली बीन एबल टू डिटेक्ट इट, हमने देखा नहीं है बच्चों, ठीक है। तो मैं बहुत सारी बातें कहूँगा आपको, ऑफ कोर्स हम ऐसे एरियाज में आ रहे हैं इस कोर्स के कि जहाँ आपको अजीब सी बातें, जैसे मैंने अभी बताया कि बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर एटम से बाहर है ना इलेक्ट्रॉन, एक तरह से मान लो पकड़ लिया हमने, इट इज़ अ बिट डिफरेंट देन व्हाट इज इट इन एन एटम। एटम के अंदर माहौल अलग होता है, बाहर अलग होता है बच्चों, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ठीक है कि नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और तो और मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज अ मिस्टीरियस पार्टिकल, राइट। मैं पार्टिकल कहूँ तो आई माइट नॉट बी वेरी मच करेक्ट, फाइन, पंगे हैं, पार्टिकल है कि नहीं ये भी पता नहीं है, समझ लो, ठीक है कि समटाइम्स इट्स ऑल्सो इट हैज अ वेव कैरेक्टर एज वेल, ठीक है कि नहीं, पढ़ेंगे सारा पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा। मैं चाहता हूँ आप शक करो इस पिक्चर पे, मैं चाहता हूँ आप इस पिक्चर को रिजेक्ट करो कि इलेक्ट्रॉन एक गोला है, नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, और कहीं होता है यार, पता नहीं, तुम याद है कहीं भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हो, क्या बोलते हो, व्हाट इज इट, इज इट एन इलेक्ट्रॉन लॉट्स ऑफ देम, नो, इट इज अ जोन जिसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं, ओके। तो ये जो पिक्चर है बेटे, इलेक्ट्रॉन कैसे होता है एटम में, ये बहुत टिपिकल है, ये हमारा वो सोलर सिस्टम नहीं है, ठीक है कि नहीं, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक है कि नहीं। तो मैं इतना कहूंगा, देयर इज अनदर मैग्नेटिक मोमेंट इंट्रिंसिक, जो कि जिसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आप बोलते हो, जो कि इलेक्ट्रॉन अपने में ही रखता है, हमें नहीं पता इसका रीजन क्या है, इसका रीजन उसका स्पिन होना नहीं है, नॉट एट ऑल, इट्स नॉट एट ऑल कनेक्टेड टू इट्स स्पिन और समथिंग लाइक दैट। हम स्पिन कैसे एसोसिएट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन से, फिलहाल हम इतना समझेंगे फिलहाल इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन में ऑलरेडी एक मूवमेंट होती ही होती है, समझ गए मेरी बात की। और अगर वही इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाए, इट विल हैव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड हेंस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कॉरस्पॉन्डिंगली, जो हमने लिखा इनटू एन, ठीक है, यस, समझ पाए कि नहीं, टफ तो नहीं लगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द आइडिया, इलेक्ट्रॉन जब हम हमारे हिसाब से, हमारे मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, दे आर रिवॉल्विंग चार्जेस विच विल बी एसोसिएटेड, which will have an associated current with them। तो वो जो करंट है that creates magnetic moment, because कोई भी करंट सर्कल में हो तो it should have, बच्चों ये सिर्फ एटम एक्सप्लेन करने की कोशिश है, ओके। जब बोर ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसने कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दी, वन ऑफ दम माइट बी योर मैग्नेटिक मूवमेंट, कि हाँ भाई एटम्स में मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, एटम्स में मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, वगैरह वगैरह, क्लियर है कि नहीं। इंटरेस्टिंग बात मेरे बच्चों ये है कि इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक आइडिया है, फाइन, कि ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो दिस इज इट, इट हैज नॉट एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, ओके, इट हैज नॉट एटलीस्ट एक्सप्लेन्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। तो ये मॉडल हाईली एक्सेप्टेड नहीं है, बट इंट्रोडक्टरी है। हमारे जो हमारे सीनियर फिजिसिस्ट थे, उन्होंने क्या सोचा कि क्या होगा इसमें, ठीक है, क्यों मैग्नेटिक है ये एटम्स यार, ये मटेरियल मैग्नेटिज्म क्यों शो करता है, कहाँ से आता है, तो कहीं ना कहीं दे हैड एन आइडिया टू प्ले विद, क्लियर है कि नहीं। तो फिलहाल हम उन्हीं की बात करें, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं फिजिक्स की, ये मत भूलना। तो मैंने कहा कि अगर एक चार्ज Q है, रिवॉल्व कर रहा है, तो Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम विल गिव यू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस चार्ज। और अगर ये इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम है, तो उसमें ये क्वांटाइज्ड होगा NH/2π, जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या करना पड़ा, क्वांटाइज्ड हो जाएगा इस वजह से, ठीक है कि नहीं। इट्स अ ब्यूटीफुल एरिया ऑफ फिजिक्स बच्चों, जो मैं चाहता हूँ ना कि आप दिल खोल के, दिमाग खोल के पढ़ें, मतलब आप वो जो आइडियाज हैं आपके मन में कि एटम पार्टिकल जैसा है, दिखता है, एटम तो चलो ठीक है, इतना का तब भी बड़ा है, इलेक्ट्रॉन है भाई छोटा गोला जैसा होगा कुछ, a lot of them are very highly flawed, fine, we're not sure, we don't know, बात खत्म है, ठीक है कि नहीं, ओके। तो दिस वाज मैग्नेटिक मोमेंट। इंट्रिंसिक मोमेंट इज इतनी ही जितनी मैग्नेटिक मोमेंट है हमारी एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट, राइट, या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट उतनी ही होती है इंट्रिंसिक, दैट्स द आइडिया, इलेक्ट्रॉन उतना ही लेके चलता है, ठीक है कि नहीं। और दैट वाज अबाउट एटम, ठीक है। आई वुड वांट टू रीड अ फ्यू थिंग्स। Besides the orbital moment, the electron has an intrinsic moment which has the same numerical as given in 4.37, that is 1 magneton, ठीक है, 1 Bohr magneton है इनकी intrinsic,
ओके, दिया हुआ है आपके पास, इट इज कॉल्ड द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है बच्चों, तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है, उसमें दो क्वांटिटीज होंगी, एक होगा एन एच बाई टू 4 पाई एम, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एक तो होगा म्यू एल विच इज इक्वल टू माइनस एन इंटू ई एच बाई 4 पाई एम। एन बोर मैग्नेट है, इसकी डायरेक्शन क्या है, और साथ ही साथ ये कितना होगा, ई एच बाई 4 पाई एम। समझ गए मेरी बात की नहीं? ओके, कई बार हम ये कहेंगे कि इनका अगर डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो सकते हैं, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, दैट्स अप टू द सिचुएशन। क्लियर है कि नहीं? ये तो ये दो मैग्नेटिक मोमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़े होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ओन नेचर एंड बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशनल मोशन, बिकॉज ऑफ इट्स रिवोल्यूशन। ठीक है कि नहीं? तो दैट वाज इट, जायरोमैग्नेटिक रेशियो याद रहा? ठीक है, देयर इज नथिंग स्पेशल हियर नाउ। ओके, खास बात, the microscopic roots of magnetism in iron and other materials can be traced back to the intrinsic magnetic moment। ध्यान रखना, this is the reason for iron to have magnetism, right? तो जो माइक्रोस्कोपिक यानी कि एटॉमिक लेवल पे अगर हम कहें कि कोई मटेरियल मैग्नेटिक क्यों है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि उनमें ऑलरेडी मैग्नेटिज्म है। क्लियर है कि कोई चीज मिस तो नहीं होगी? समझ आया सब कुछ? ठीक है, तो स्टार्ट कहानी यहाँ से होती है कि हमने एक लूप माना और उसको यूज किया, उस पर एक इलेक्ट्रॉन को, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को एक मॉडल समझा और उसका मैग्नेटिक मोमेंट वैसे ही निकाला जैसे एक लूप का निकाला था, 2km/x³। अब वो m जो है मैग्नेटिक फील्ड, वो जो m है तो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इलेक्ट्रॉन में भी होगा, और क्यों होगा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज इट्स अ लूप लाइक थिंग, लाइक। और उसके बाद हमने उस पर क्वांटम फिजिक्स का एक सिंपल चीज लगाया, दैट इज कि मैग्नेटिक मोमेंट में जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है ना, वो कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, नॉर्मली अगर हम लिखते हैं तो वो कंटिन्यूअस होना था, लेकिन एटम के अंदर इट्स नो मोर। एटम के अंदर सिस्टम्स आर डिफरेंट, एटम कैन नॉट एग्जिस्ट लाइक एनीथिंग एल्स। ओके, सो दैट वाज मेरा बच्चा योर दिस टाइम। बताओ पहले क्या है? 5:05। वी कैन हैव 10-12 मिनट्स मोर। ठीक है, थक गए? पढ़े थोड़ा सा और। ये समझ आया अच्छे से? टफ तो नहीं लगा? हाँ बेटे अनन्या, नहीं लगा टफ? ठीक है, चलो एक और टॉपिक हमारा बचता है, वो है गैल्वानोमीटर। ठीक है, एक स्टेप कम करना बेटे, फाइन। मैंने कुछ बोला तो नहीं था कल कि मैं पढ़ाऊंगा तो फिर आज भूल रहा हूँ? यही बोला था मैंने? एनीथिंग लेफ्ट? ठीक, फोर्स ऑन अ डाइपोल या फोर्स ऑन अ लूप याद है? फोर्स नहीं, टॉर्क। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड रखा है और इसके अंदर मैं एक लूप लगा देता हूँ, लेट्स से ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन लूप में कोई करंट अभी नहीं है, लूप ऐसा है उसका इस तरह से, राइट? अगर इसमें करंट जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर को करेगी? ऐसे करेगी, पॉइंट। ठीक है, और हम क्या हुआ बेटे? अरे फाइन, समझ पा रहे हो कि नहीं आ रहा समझ? फिर से बताऊं कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां है, ओके, और लूप मेरे बच्चों ऐसा है, और अगर इसमें करंट जाएगा भी तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है ऐसे होगा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जैसे ही ऐसा होगा कि इसके थ्रू करंट गया तो ये क्या करना चाहेगा बेटे? इट विल ट्राई टू अलाइन, और ये इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। दैट इज द बेसिक आइडिया। समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन अगर मैं इस लूप को एक स्पाइरल स्प्रिंग से जोड़ दूं किसी तरीके से, फिलहाल मैंने अजीब सी बनाई है, ओके, लेट्स से कुछ इसको एक फ्रेम पे लगा के और यहां से एक स्पाइरल स्प्रिंग बांध देते हैं कहीं से। जैसे ही यहां जाएगा तो ये स्प्रिंग टाइट होगी, ये इसको जाने, तो एक टाइम आएगा कि स्प्रिंग और ये जो टॉर्क बाहर से लग रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये बैलेंस होंगे।
किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अच्छा, अगर करंट ज्यादा हो तो ये बैलेंस थोड़ा सा दूर जाएगा, बिकॉज उतना टॉर्क जनरेट होगा। अगर करंट कम हो तो ये कम जाएगा, अगर करंट जीरो हो तो ये टिका रहेगा। सही बात है कि नहीं? दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम इस करंट कैरिंग लूप के थ्रू जो हम यहां से करंट भेज रहे हैं, हम इस करंट को एस्टिमेट कर सकते हैं बाय मेजरिंग द डिफ्लेक्शन। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? फिर समझाऊं? फिर बताऊं? फिर बताऊं बेटे? हाँ या ना? फिर बताऊं बेटे? मेरा कहना ये है बेटे, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एक लूप है जो कि मान लो किसी फ्रेम पे लगा हुआ है, जो फ्री टू रोटेट है, इस पे जो फ्री टू रोटेट है ऐसे ऐसे करने के लिए, सॉरी ऐसे ऐसे करने के लिए। ओके, ये मैंने एक इस पे एक पिन लगा दी ऐसे, और ये लूप है और इस लूप पे एक सुई रखी मैंने ऐसे, ठीक है। और इस लूप के अंदर जो करंट जा रहा है, जैसे हम करंट फ्लो कराएंगे तो ये कैसा भागेगा? इट विल ट्राई टू रोटेट एंड अलाइन विद द एक्सटर्नल फील्ड। कितना था वो? एम क्रॉस बी, इस पे टॉर्क लगेगा। सही बात है कि नहीं? जो इसको अपने हिसाब से अलाइन कराना चाहेगा। नन्हे बेटे क्लियर है? लेकिन अगर मैं ये चीज रोकूं बाय एसोसिएटिंग अ स्प्रिंग विद दिस, स्पाइरल स्प्रिंग, तो जैसे हम करंट फ्लो कराएंगे तो ये भागेगा, लेकिन स्प्रिंग क्या करेगी? इसको रोकने की कोशिश। तो जहां जाके ये बैलेंस होगा, तो हम उस पॉइंट को मान लो नोट करते हैं। मान लो ये घूम के यहां अटक गया, यहां पे पहले नहीं अटकना था, जब स्प्रिंग नहीं लगी थी तो क्या होना था? ये उधर ही चला जाना था, लेकिन स्प्रिंग ने इसको यहां आके रोक दिया। दैट मीन्स जो ये टॉर्क लग रहा था, ये बैलेंस हो गया बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग्स रेस्टोरेशन। क्लियर है कि रेस्टोर कर रही, स्प्रिंग को वापस लाना चाहेगी इसको। टॉर्क इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इसको आगे ले जाना चाहेगी। ये जहां पे आके लड़ाई अटक गई, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, जहां हमने स्प्रिंग से जोड़ दिया इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को, एम क्रॉस बी को। खास बात यह है कि अगर हम करंट बढ़ाएं तो ये डिफ्लेक्शन और दिखाएगा, और अगर हम करंट घटाएं तो ये डिफ्लेक्शन कम करेगा। दैट मीन्स वी कैन एसोसिएट दिस डिफ्लेक्शन विद द अमाउंट ऑफ करंट वी आर थ्रोइंग इनटू इट। दैट मीन्स हम इस करंट को शायद मेजर भी कर सकें। दैट्स हाउ अ गैल्वानोमीटर इज बोर्न। क्लियर है कि नहीं? फिर से समझाऊं? ठीक है, गैल्वानोमीटर का क्या प्रिंसिपल है? वी हैव अ लूप, दैट इज, देखो है ना प्रिंसिपल, वी हैव अ लूप connected to a spring, a spiral spring, as current flows in the loop, the magnetic and spring, the magnetic torque and spring restoring torque balance, giving us an idea of strength of current in the loop। कुल मिला के फंडा ये बच्चों। ओके, सिंपल तरीके से समझ आया कि नहीं आया? कोई और डाउट तो नहीं मेरे बच्चों को? सुवीर क्लियर है बेटे? ओके, समझ गए ना? जुगाड़ है एक तरह से कि ठीक है यार, ये लूप तो मुड़ना ही था इधर को, तो हम उसको साथ में स्प्रिंग लगा दी, तो स्प्रिंग की कांस्टेंट स्ट्रेंथ है अपने हिसाब से। ओके, स्प्रिंग अलाउ नहीं करेगी, तो विद द रिजल्ट विल हैव एन एडवांटेज ओवर दिस, विल हैव दिस करंट डू समथिंग। क्लियर है कि नहीं? अगर स्प्रिंग ना रखें तो छोटी करंट हो या बड़ी करंट हो, सब की सब कहां दौड़वाएंगे इसको अलाइन करने के, तब कोई फायदा नहीं। लेकिन स्प्रिंग से लड़वाना है हमने इस करंट को, दैट्स द की। ठीक है, स्प्रिंग से एक बार जो ज्यादा करंट होगी वो ज्यादा डिफ्लेक्ट कराएगी उसको, जो कम होगी तो वो कम कराएगी। इट्स ऑल अबाउट डिफ्लेक्शन। ठीक है,
ओके, डायग्राम इज नॉट समथिंग जो तुम परेशान हो, डायग्राम भी है उसमें, बुक में ज़्यादा अच्छी है 3D डायग्राम। मैंने बस प्रिंसिपल समझाया, आइडिया समझाया, जुगाड़ क्या है इसमें, है ना, समझ रहे हो कि नहीं, कि मैग्नेटिक फील्ड इस करंट लूप को अलाइन कराने की कोशिश करेगा और जो स्प्रिंग है ये अपोज करेगी, बस इनकी लड़ाई, जितनी स्ट्रेंथ करंट की होगी उतनी लड़ाई जीती जाएगी, डिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। तो मेरे बच्चों अब इसकी मैथमेटिक्स करते हैं। लेट्स से ये हमारा सिस्टम है, मैं इसमें और कुछ नहीं बनाऊंगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपको पता ही है कि यहाँ लूप है ऐसे, ठीक है कि नहीं, यहाँ बना ही देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एक स्केल है ऐसे रखी हमने, जिसपे यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, सो यहाँ पे भी 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड जनरली हम नॉर्थ साउथ शू हॉर्स मैग्नेट या समथिंग लाइक दैट, है ना, वी यूज अ परमानेंट मैग्नेट फॉर दिस। ठीक है, और इसके साथ एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, जो मैंने पहले भी बता दिया, इसके फ्रेम के साथ। लेट्स से यहाँ पे, तो लेट्स से बच्चों कि ये जब एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क, तो वो कितना होगा, एम बी साइन थीटा। कुछ ऐसा तरीका है कि हम थीटा हमेशा 90 डिग्री मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं, ये हम मेंटेन करते हैं यूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके, तो इट्स ऑलवेज एसोसिएटेड टू बी विद 90 डिग्री फेयर। तो टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क कितना हो गया, एम बी। एम कितना है बच्चों, एन इंटू करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप। इस लूप में जो करंट भेजा है बच्चों आपने, वो इंटू बी, दिस इज टॉर्क। सही बात है। इसको हम जब ये घूमेगा तो ये एक एंगल पे पहुंचेगा, लेट्स से इट्स एन एंगल फाई। ठीक है, क्लियर है। जो ये स्प्रिंग होती है बेटे, स्प्रिंग रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है। तो मैं याद है, नॉर्मल लीनियर स्प्रिंग क्या करती है, रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करती है। वो कितना होता था, के एक्स। तो रेस्टोरिंग टॉर्क के फाई होगा, दैट्स इट, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू फाई, बात खत्म। ठीक है, इसको बोलते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, और इसको बोलते हैं स्पाइरल स्प्रिंग अगर आप लिखो तो। मतलब जितना आप एंगल से इसको घुमाओगे उतना ये ज्यादा जोर लगाएगा, वापस ज्यादा टॉर्क जनरेट करेगा। तो मैं कहूंगा टी रेस्टोरिंग ऑफ द इज के टाइम्स फाइव। स्प्रिंग के लिए के हमेशा पता होता है हमको, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। हर स्प्रिंग के लिए आप मेजर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है, कुछ खास बात नहीं। समझ पाए सारी चीजें बेटे, इसकी मैथमेटिक्स समझ आई बच्चे। ठीक है सुबीर, कोई डाउट है बेटा, कनिष्क, कोई परेशानी बेटे, अनन्या बेटे, समझ नहीं आया, इमेजिन हो पाया। ठीक है, और ये समझ आया कि क्या करता है। ऑफ कोर्स बेटे, अगर आप कोई स्प्रिंग ट्विस्ट करोगे तो जितना ज्यादा करोगे उतना वो ज्यादा वापस मांगने की कोशिश करेगा, आपको वापस भगाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज हम मैथमेटिकली लिखते हैं, इट्स प्रोपोर्शनल टू, या के टॉर्क रेस्टोरिंग इज। तो जब ये अटकेगा वहां जाके, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और ये रेस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएंगे, बैलेंस। क्लियर है कि नहीं, इंसान कितना चालू है। फिर से हमने इसको बोला कि तू कर जो तू कर रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने इसको टॉर्क जनरेट करने दिया बेटे, and I can say that NIA into B is equal to K phi। तो मेरा बच्चा I कितना है, K by NBA into phi। कुल मिला के ध्यान से इधर देखो, हमने करंट को एंगल से कनेक्ट किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देखो इंस्ट्रूमेंटेशन यही होती है। थर्मोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं,
क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर। लेकिन मेजर एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं? सोचो, हम लेंथ मेजर करते हैं। सच में कह रहा हूँ। हमने यहाँ मरकरी भरा हुआ है ना, हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा तो इसकी लेंथ यहाँ पे है, हम लिखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे इसको हीट करते हैं मरकरी की लेंथ बढ़ती जाती है, तो यहाँ लिख दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ लिख दिया 20 डिग्री। इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? हम मेजर अभी भी क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों? लेंथ। ध्यान रखना, वी आर मेकिंग द टेम्परेचर डू व्हाट? एक्सपैंड द मरकरी एंड वी आर मेजरिंग दैट लेंथ। ठीक है क्या नहीं? इसी तरह से हम यहाँ पे करंट से क्या करा रहे हैं? सुई को घुमा रहे हैं। फिर एक टाइम ऐसे आता है कि इतना करंट इतना एंगल प्रोड्यूस करता है, डबल करोगे करंट तो डबल है, आधा करोगे करंट तो आधा है। दैट मीन्स वी आर कनेक्टिंग। इंटरेस्टिंग बात करनी है, फोन आ रहा है। वी आर इंटरेस्टिंगली कनेक्टिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन में यही है, अगर आप ध्यान दो, टेम्परेचर को करंट में भी कन्वर्ट किया जाता है और उससे भी उसका पता लगा जाता है कि कितनी है, कितना टेम्परेचर है। ठीक है, जो हमारे घरों में आजकल नहीं आते हैं वो थर्मोमीटर्स डिजिटल, वो क्या करते हैं? दे कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू सॉर्ट ऑफ करंट। ठीक है, करंट में वेरिएशन क्या है? मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट्स। हम इंसान, हमको क्या पता टेम्परेचर क्या है, लेकिन हमने उसको जोड़ दिया है विद समथिंग। जैसे ये मेजरमेंट लेंथ के साथ, एंगल के साथ, सम थिंग्स वी कैन डायरेक्टली मेजर। मेरे बच्चों क्लियर है कि नहीं? समझ गए कि नहीं आया समझ? ठीक है, ओके। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इन्हीं प्रिंसिपल से वर्क करते हैं। यहाँ पे तो मैंने कहा ठीक है, मैंने करंट को किस में कन्वर्ट किया? एंगल में। अब मैं क्या करता हूँ, एक गैल्वानोमीटर लिया और उसमें ऐसे स्केल लगा दी, यहाँ सुई है उसकी बेटे, अंदर क्या है? लेट्स नॉट वरी अबाउट द इंटरनल कंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे 0 लिखा, ओ गॉड। जैसे ही वहां से करंट, मान लो जब कैलिब्रेशन करते हैं तो उनके पास और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेजर करने के दूसरे तरीके से भी। तो लेट्स से उन्होंने 1 एम्पियर बोला, तो हम यहाँ हमने देखा तब उस 1 एम्पियर ने इसको यहाँ तक पहुंचाया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अगर 2 एम्पियर करंट पास करेंगे वो यहाँ तक पहुंचाएगा, तो क्या लिखेंगे? 3 एम्पियर यहाँ तक। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है। सेम अगर हम करंट की डायरेक्शन पलटें तो ये कहाँ जाना चाहेगा? समझ लो मेरी बात की नहीं? तो यहाँ हमारे पास एक स्केल बनी बेटे, हम सीधे सीधे, आम आदमी को सीधे लिखा होगा 2 एम्पियर्स। उसको नहीं देखना है कि अंदर क्या हो रहा है। करंट पास हुआ, टिंग 2 एम्पियर। करंट क्रॉस करा है, टिंग 1 एम्पियर, 1.5, 1.7, समथिंग लाइक। इतनी खतरनाक बात है कि अगर मैं इसको पीसेस कर दूं तो मैं 1.1, 1.2, 1.3 लिख सकता हूँ। सही बात है कि मजा नहीं आ रहा समझने में? ये जुगाड़बाजी बेटे, इंसान का दिमाग देखो क्या कराता है चीजों से। ठीक है कि नहीं? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जुगाड़ ही तो है। नहीं तो करंट डायरेक्टली मेजर करना किसने करा था, है ना? यहाँ हाथ पकड़ो वायर में और यहाँ अर्थ पे हाथ रखो और देखो मुझे कितने झटके लग रहे हैं। ऐसे थोड़ी करंट मेजर की जाती है। दिस इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ डूइंग इट। क्लियर है कि नहीं? तो कुल मिला के अगर हम ये एंगल मेजर कर सकें, जो कि करा जाता है, देखो यू नो द के, यू नो नंबर ऑफ टर्न्स, यू नो द मैग्नेटिक फील्ड, यू नो द एरिया, यू कैन ऑलवेज फाइंड दिस रिलेशन। सही बात है कि नहीं? ओके, समझ पाए कि नहीं? हाँ बेटे, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वानोमीटर। सही बात है, ओके। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो कुछ होता है, स्प्रिंग मोटी कर देंगे सपोज। अब खुद सोचो, आप खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करूं तो ये ज्यादा घूमेगा सेम करंट के लिए, तो सेंसिटिव बना देगा गैल्वानोमीटर को। अगर मैं स्प्रिंग को थिक करूं तो हम 10 एम्पियर भी करंट पास करते हैं, ये मूव ही नहीं करता है, हमें पता ही नहीं लगेगा 10 एम्पियर पास हुए, तो ये इनसेंसिटिव बना देगा गैल्वानोमीटर। अगर हम एरिया ऑफ दिस बड़ा कर दें तो 1 एम्पियर पे पहले इतना मूव करता था, अब ज्यादा मूव करेगा, तो हमें ज्यादा अच्छे से दिखेगा कि 1 एम्पियर कहाँ लिखना है। तो कुल मिला के देर इज अ क्वांटिटी नोन एज सेंसिटिविटी। पहला है करंट सेंसिटिविटी। अगर मैंने 1 एम्पियर करंट पास किया तो एंगल कितना होगा, खुद सोचो। 1 एम्पियर करंट पास करने पे एक गैल्वानोमीटर इतना हिलता है और एक बहुत ज्यादा हिलता है। सेंसिटिव कौन है? जो ज्यादा बेचारा उछला है ना, जिसने ज्यादा एंगल बताया। तो कुल मिला के
phi by I is known as current sensitivity. ओके, तो phi by I मेरे बच्चों यहां से लिख दोगे क्या है? phi उधर है, I कर दो यहां से, NBA by K is equal to phi by I, that is करंट सेंसिटिव. इसको समझ भी लो, है ना, ज्यादा सेंसिटिव गैल्वानोमीटर होगा जो ज्यादा एंगल ट्रेवर्स करे फॉर अ स्मॉल करंट. ठीक है कि नहीं? ऑफ कोर्स वो ज्यादा सेंसिटिव. ठीक है, तो अगर आपको कल को माइक्रो एम्पियर्स मेजर करने हैं तो आप हाईली सेंसिटिव गैल्वानोमीटर लाओगे. अगर आपको एम्पियर्स में मेजर करने हैं तो आप लेस सेंसिटिव लाओगे. समझ गए कि नहीं? खास बात ये है, अगर एक इतना करंट हम फ्लो कराएं कि ये वाला जो है ना पूरा का पूरा यहां पहुंच जाए, इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन. क्या बोलते हैं इसको? उस करंट को बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. समझ रहे हो कि नहीं? जो फुल मैक्सिमम करंट रीडेबल हो इससे, दैट इज नोन एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. उससे ज्यादा ये मेजर नहीं करेगा मेरे बच्चों. क्लियर है कि नहीं? ओके, यू कैन रीड द सेक्शन अगेन इफ यू वांट. इसमें थोड़ा सा ये है बच्चों, लेकिन मुझे कि इसका कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर मैं कल कराऊंगा. और भी कुछ कुछ मुझे लगता है होगा कुछ, तो हम कल कर लेंगे बच्चों. ठीक है, करंट सेंसिटिविटी समझ आए? ओके, देयर इज वन मोर थिंग. जब हम एक गैल्वानोमीटर बनाते हैं तो हमने लूप्स लगाए ना, कॉइल लगाई ना, तो उसकी रेजिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी. तो मैं कहूंगा ठीक है, phi by I is equal to NBA by K. ठीक है कि नहीं? और अगर मैं वोल्टेज मेजर करना चाहूं इसी गैल्वानोमीटर से, तो मैं वोल्टेज लिखूंगा V is equal to I into R गैल्वानोमीटर. क्लियर है कि नहीं? देखो मेरे पास एक गैल्वानोमीटर है, उसमें एक कॉइल है बच्चों, उसकी रेजिस्टेंस है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इट इज अ रेजिस्टेंस R. अगर इसके थ्रू करंट I जा रहा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? I into R. क्लियर है कि नहीं? तो मैं अगर ऐसे करूं बेटे, I उधर कर दो, I into R is equal to K by NBA, KR by NBA into phi. सही किया मैंने? K कर दिया इधर, I कर दिया उधर, NBA इधर, बाकी R दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, जब हम दोनों तरफ R, तो मैं कहूंगा V is equal to KR by NBA. और मेरे बच्चों एंगल पर यूनिट वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, उसको क्या बोलेंगे? वोल्टेज सेंसिटिविटी. क्या बोलेंगे? ठीक है, एंगल ट्रावर्स्ड एंड व्हेन 1 वोल्ट इज अप्लाइड एक तरह से, तो दैट इज NBA बाय, सही करा ना मैंने, K इंटू R. ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ये होती है. करंट सेंसिटिविटी NBA बाई K है, वोल्टेज सेंसिटिविटी ये होती है कि भाई 1 वोल्ट लगाने पे कितना चेंज आ रहा है. और ये किस किस पे डिपेंड करेगी? देखो, मोटी स्प्रिंग लगाओगे तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी. सच्चाई है ना? अगर कोई इतनी मोटी स्प्रिंग लगाई जो हिले ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं लगेगा करंट चल रही है. नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करोगे, एरिया बढ़ाओगे, तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, बिकॉज टॉर्क बढ़ेगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क. वोल्टेज सेंसिटिविटी में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, एरिया बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगी, के कम करोगे यानी कि स्प्रिंग को थिन करोगे, पतला करोगे, तो वो ज्यादा. लेकिन अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो, उससे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी. ध्यान, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. तो अगर आप टर्न्स डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रही है? असर कुछ नहीं है. ठीक है कि नहीं? एन से इंडिपेंडेंट है ये. क्या इंडिपेंडेंट लिखा मैंने? एक्सक्यूज मी. ठीक है, ओके, समझ पा रहे हो कि नहीं? क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप प्रोपोर्शनली बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस भी बढ़े, बिकॉज लेंथ पे डिपेंड करता है ना. जो आपने कॉइल यूज की है
उसकी लेंथ डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ टर्न्स। तो आप कैसे सोच रहे हो कि आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे कुछ चेंज, वोल्टेज सेंसिटिविटी में चेंज नहीं आएगा। उसके लिए मसला यही है एक्चुअली, जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे, अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिया, वोल्टेज भी डबल कर दी, तो करंट तो सेम रहेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस भी डबल हो गई, वोल्टेज भी डबल हो गई, करंट अगेन। ये प्रिंसिपल करंट का है बेसिकली, वोल्टेज का नहीं। ठीक है कि नहीं? जनरली हम मिली एम्पियर्स में यूज करते हैं इसको। गैल्वानोमीटर, एक और चीज, गैल्वानोमीटर हैज एन इंडिपेंडेंस कि ये उल्टी डायरेक्शन में भी करंट बहाएगा, फॉरवर्ड में भी मेजर कर लेगा, दोनों डायरेक्शंस में भी, बट इट कैन नॉट मेजर लार्ज करंट। उसके लिए बड़े बड़े गैल्वानोमीटर लाने पड़ेंगे, उसका इलाज कल करेंगे, दैट इज इन सीरीज, क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर एंड। ठीक है कि नहीं? कैसे हम गैल्वानोमीटर को यूज करते हैं वोल्ट मीटर बनाने में, और क्या वोल्ट मीटर में दिक्कत है वो समझेंगे कल। थैंक यू एंड बाय बाय।